भारत की जमहूरियत कायम करने में मुसलमानों की अहम कुर्बानी रही, लेकिन आज अफसोस, आज वही मुसलमान जर्जर और परेशानी में जी रहा है। मैं राजा और आप देख रहे हैं MN TV। दोस्तों, हम आज जिस मसले में बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ मुसलमानों का नहीं बल्कि मुल्क के लोकतंत्र का मसला है। कभी बेरोजगारी का आलम, कभी EVM की हेराफेरी और कभी नफरत की सियासत। इन सब मुद्दों पर आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे MN TV के स्टूडियो में कौम की बुलंद आवाज और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी जनाब चांद मोहम्मद। चांद सर, आपका हमारे चैनल पे तहे दिल से इस्तकबाल। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अगर बात करें तो आज़ादी के 75 साल बाद आज भारत देश में मुसलमानों की हालत बहुत ख़राब है। कभी मॉब लिंचिंग के नाम पे मारा जाता है, कभी किसी चीज़ को लेके मारा जाता है। बेरोज़गारी को देखा जाए तो बेरोज़गारी से भी मुसलमान आज बहुत प्रताड़ित है। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आज अगर बात करें 26 जनवरी 1950 को भारत का दस्तूर लागू हुआ और भारत को जमहूरी मुल्क डिक्लेयर किया गया, जिसके बाद से लगातार भारत के मुसलमानों की शासन प्रशासन में नुमाइंदगी घटती गई। और यहाँ तक कि अगर बात करें तो लोकसभा के अंदर जो मुस्लिम सांसदों की संख्या है वो लगातार घटती गई और अभी पिछले 2024 के लोकसभा के चुनाव में मात्र भारत के संसद के अंदर 24 लोकसभा सांसद चुनकर आए, जबकि ऐसा 14 अगस्त 1947 के पहले अगर देखा जाए तो भारत के मुसलमान एक तरक्की याफ्ता और तालीम याफ्ता कौम के तौर पर भारत में अपनी पहचान रखते थे। और शायद इसका दस्तावेजी जो सबूत है वो ब्रिटिश हुकूमत के अगर हम गजेट्स को उठाकर पढ़ें तो उस वक्त मुस्लिम जो आबादी थी वो 33% आबादी के हिस्से का ब्रिटिश हुकूमत में सरकारी नौकरियों में वो मुलाजमत कर रहे थे। तो कहीं न कहीं जो ग़ुलाम भारत में मुसलमान 33% नौकरियों में थे वो सिर्फ मजहबी तालीम के बुनियाद पर नहीं थे, बल्कि वो दुनियावी तालीम भी बड़े पैमाने पे हासिल कर रहे थे, जिसकी वजह से ब्रिटिश हुकूमत की जो है शासन प्रशासन की इकाइयों में मुसलमानों की एक अक्सरियत की आबादी थी। तो जब शासन प्रशासन में मुसलमानों की एक बड़ी नुमाइंदगी थी, उस वक्त मुसलमानों की देश में मॉब लिंचिंग नहीं होती थी। उस वक्त अगर हम बात करें तो मुसलमानों पे आतंकवाद जैसे जो आज इल्ज़ामात लगाए जाते हैं और शक के बुनियाद पे तमाम ऐसे मुस्लिम इनोसेंट नौजवानों को गिरफ्तार करके जेलों में डाला जाता है। और शासन प्रशासन की इकाइयाँ आज मुसलमानों को लेकर पूर्वाग्रह होकर और सरकारें भी कहीं न कहीं एंटी मुस्लिम मानसिकता और नरेटिव की शिकार हैं और उस पैटर्न पे काम कर रही हैं, जिसका आज खामियाजा भारत का मुसलमान उठा रहा है। लेकिन ग़ुलाम भारत में मुसलमानों की शासन प्रशासन में नौकरियों में नुमाइंदगी थी। तो इस तरह के आज जो मामलात मुसलमानों के साथ आज दिखाई दे रहे हैं मुल्की सतह पे और भारत के मुख्तलिफ़ हिस्सों में भारत के मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही है, फर्जी गौकसी के नाम पर कत्ल कर दिया जा रहा है। कभी पहलू खान, कभी जुनैद, नासिर जैसे नौजवान हरियाणा के भिवानी में बजरंग दल के गुंडे उन्हें ज़िंदा जलाने का काम करते हैं, बाकायदा उसके दस्तावेजी सबूत भी निकल कर आते हैं। लेकिन ऐसे अपराधियों को बचाने वाला एक गिरोह, प्रोटेक्ट करने वाला एक गिरोह RSS और BJP की विचारधारा से प्रेरित एक ग्रुप उनके समर्थन में खड़ा होता है, जो बेगुनाह इंसानों की जान लेने वाले लोग हैं और जिन्हें भारत की अदालतों को सख्त से सख्त कार्रवाई करके सज़ा देना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो है एंटी मुस्लिम मानसिकता और उसके इस्लामोफोबिया का शिकार कहा जाए भारत का शासन प्रशासन की इकाई और महकमा और साथ ही सत्ता में बैठी हुई सरकारें पूर्वाग्रही मानसिकता का शिकार होने की वजह से आज जो मुसलमानों पे अन्याय अत्याचार उत्पीड़न करने वाले लोग हैं, मॉब लिंचिंग करने वाले लोग हैं, हत्या करने वाले लोग हैं, उनको ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के बजाय उन पर ऐसे चार्जेस किए जाते हैं कि आसानी से छूट जाए। जबकि तमाम ऐसे नृशंस घटनाएं आज हम आपके नोटिस में आ रही हैं कि किसी दो बेगुनाह इंसान को पकड़ा जाना, बिट्टू बजरंगी जैसे लोगों को हरियाणा के भिवानी में,
और उसके बाद उनके ही बोलेरो गाड़ी में जिंदा जला दिया जाना, और बाद में वो अभियुक्त की पहचान की गई और वो डिटेन किए गए, लेकिन बाद में आसानी के साथ छोड़ दिए जाते हैं ऐसे अभियुक्त। और ऐसा ही एक वाक़या 29 सितंबर 2008 को हम लोगों को देखने को मिला मालेगांव में, महाराष्ट्र के मालेगांव में। शब बारात के रोज़ एक के बाद एक सिलसिलेवार बम धमाके हुए, और उसमें साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की बाइक भी, LML फ्रीडम बाइक उस समय आती थी, वो टू व्हीलर बरामद हुई। तो जब ये सवाल खड़ा होता है कि प्रज्ञा ठाकुर जो है मध्य प्रदेश भोपाल की रहने वाली है, लेकिन वो महाराष्ट्र के मालेगांव में क्या कर रही थी, उनकी बाइक क्या कर रही थी, क्या आसमान से वहाँ पहुँच गई? तो ये एक प्रायोजित तरीके से कहा जाए बम ब्लास्ट किया गया, जिसमें सिर्फ प्रज्ञा ठाकुर ही का नाम निकल कर नहीं आया मुख्य अभियुक्त के तौर पे, बल्कि उसके पीछे दयानंद पांडे और कर्नल प्रसाद पुरोहित और ऐसे तमाम जो है अभिनव भारत से जुड़े हुए, सनातन प्रभात से जुड़े हुए, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए लोगों के नाम सामने आए। और बाद में ATS के चीफ बने IPS हेमंत करकरे, जिन्होंने साफ साफ इन मामलों की तफ्तीश की, जांच की, और पहली बार असल गुनाहगार जो बम फोड़ने वाले लोग थे वो गिरफ्तार किए गए और जेलों में डाले गए। लेकिन विडंबना रही कि IPS हेमंत करकरे साहब की हत्या कर दी जाती है, और वो पुलिस की वो चार्जशीट ATS के जो चीफ थे हेमंत करकरे, वो इन तमाम अभियुक्तों के खिलाफ, और उसमें जो देश की एकता और अखंडता को खंडित करने वाली ताकतें थी इस देश में, अभिनव भारत, सनातन प्रभात जैसे, उनको एक खिलाफ चार्जशीट फाइल करने वाले थे, और उसमें बहुत बड़े चेहरे बेनकाब होने वाले थे। चार्जशीट फाइल करने से पहले ही ATS के चीफ की हत्या किया जाना, ये भी कॉन्स्पिरेंसी का, षड्यंत्र का हिस्सा है। और अधिक जानकारी के लिए ख़ास तौर से महाराष्ट्र के फार्मर IG SM मुशर्रफ साहब ने ब्राह्मिक्स बॉम्ब मुस्लिम हैंड, यानी बम फोड़े ब्राह्मणवादियों ने सूली पे चढ़े बेगुनाह मुसलमान, एक किताब उन्होंने लिखी। अगर उसको आदमी मुताला करे, पढ़े, और उसमें जिस तरह के उन्होंने दस्तावेजी सबूत को दलील देकर एक किताब लिखी, हिस्टोरिकल फैक्ट्स, इसमें NIA की रिपोर्ट है और NCRB की रिपोर्ट है, तमाम जुडिशरी की रिपोर्ट्स है, उसमें दलील है और दस्तावेजी सबूत का एक संकलन है, जिससे साबित होता है कि किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ एंटी मुस्लिम नरेटिव तैयार करने के लिए और भारत में एक गिरोह काम कर रहा है, एक गुट काम कर रहा है जो मनुवादी विचारधारा से प्रेरित है। दूसरी बात, ATS चीफ IPS हेमंत करकरे की हत्या क्यों की गई, तो महाराष्ट्र के फार्मर IG SM मुशर्रफ साहब ने हु किल्ड हेमंत करकरे, IPS हेमंत करकरे के हत्यारे कौन, इस पर बाकायदा किताब लिखी। तो ये भी एक कॉन्स्पिरेंसी का हिस्सा रहा। और अभी हालिया दिनों में जो NIA, जो जांच संस्था है भारत की, इन तमाम आतंकवादी गतिविधियों में जांच करने वाली जो मुख्य संस्था है, उसने NIA कोर्ट से इन तमाम अभियुक्तों को फांसी की सज़ा मई महीने में मांग की और प्रस्ताव दिया और दस्तावेजी सबूत दिया होगा। अगर NIA के पास अगर दस्तावेजी सबूत नहीं होते कि ये अभियुक्त इतने गंभीर आरोपी हैं और इन्हें फांसी की सज़ा होनी चाहिए, ऐसे दस्तावेज नहीं होते, तो NIA के लोग इन अभियुक्तों को, कर्नल प्रसाद पुरोहित, प्रज्ञा ठाकुर और दयानंद पांडे, सुधाकर जैसे लोगों को फांसी की सज़ा की डिमांड क्यों करते? और दूसरी तरफ NIA की कोर्ट ने उन्हें निर्दोष साबित कर दिया और बरी कर दिया इन आरोपों से। तो ये कहीं ना कहीं ये दोहरी न्याय की मानसिकता दर्शाती है। और मेरा ऐसा मानना है कि इस तरह के NIA के कोर्ट के रवैये और तमाम अदालत में बैठे हुए जजेस के जो रवैये हैं, जो तमाम दस्तावेजी सबूतों को नज़रअंदाज करके और संविधान को नज़रअंदाज करके फैसले देते हैं, तो उससे ये साबित होता है कि आज की ये जो अदालतें हैं उसमें हम आप कहते हैं कि न्याय अंधा है, तो न्याय अंधा ही नहीं, न्याय काना है, जो एक ही तरफ देख रहा है। और एक ही तरफ किसकी तरफ देख रहा है? जो सत्ता पक्ष के लोग हैं और जो RSS की विचारधारा से प्रभावित लोग हैं, उनके पालन पोषण के लिए जो है इस तरह के NIA कोर्ट के जजमेंट से ऐसा प्रतीत होता है।
तो इसलिए इस तरह के पूर्वाग्रही मानसिकताओं की वजह से आज भारत के मुसलमानों की, जिनकी शासन प्रशासन में, नौकरियों में एक बड़ी आबादी होनी चाहिए थी, लेकिन आज वो देश में कम, जेल में ज़्यादा नज़र आते हैं। तो उसके पीछे कहीं न कहीं शासन प्रशासन की इकाइयों में मुसलमानों की जो एक आबादी होनी चाहिए। आज पूरे देश में अगर हम बात करें 2010 का डाटा है कि 15 लाख पुलिस बल मौजूद है, जिसमें 1,02,262 मुस्लिम पुलिस कर्मियों की संख्या है, और जिसमें अकेले 46,000 मुस्लिम पुलिसकर्मी जम्मू कश्मीर में हैं। अगर जम्मू कश्मीर के स्टेट्स को छोड़ दिया जाए तो तकरीबन 60,000 मुस्लिम कर्मी ही, पुलिसकर्मी ही ऑल ओवर इंडिया के हर स्टेट में पुलिस बल में तैनात हैं, जो संख्या काफ़ी चिंताजनक है। और आज ये संख्या क्यों नहीं बढ़ रही है, तो उसके पीछे भी कहीं न कहीं एक बड़ा कारण रहा है। उसमें पूर्ववर्ती सरकारों ने जिस तरह से मुसलमानों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, मेन स्ट्रीम से जोड़ने के लिए जिस तरह से पहल करना चाहिए, काम करना चाहिए, वो करते हुए नज़र नहीं आए। चांद भाई, अगर देखा जाए तो मुस्लिम लोगों को सिर्फ वोट बैंक समझकर भारत में इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या लगता है इसको, क्या किस तरीके से देखते हैं कि भारत का जो मुसलमान है सिर्फ उसको वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन असल में जो उसके मसले हैं उस पर कोई बात नहीं होती, सत्ता पक्ष से चुप्पी साध ली जाती है? ऐसा भारत में नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है जी, बल्कि इस देश की एक बड़ी आबादी ओबीसी है, शेड्यूल कास्ट है, ट्राइबल भी है। वो भी अज्ञानता में, जानकारी के अभाव में, ऐसे लोगों की जड़ों में लोकतंत्र में जो सबसे बड़ा अधिकार है, वोट का अधिकार जी, ऐसी जड़ों में, ऐसी नाम निहाद सेकुलर पार्टियों की जड़ों में खाद पानी डालने का काम कर रहे हैं, जिससे उनके संवैधानिक अधिकारों को लगातार खत्म कर रही हैं सरकारें, कांग्रेस, बीजेपी जैसी पार्टियां। तो आज मुस्लिम ही वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल नहीं हो रहा। हिंदुत्व के नाम पर आज ओबीसी, एससी, एसटी का एक बड़ा ग्रुप जो है वोट बैंक के तौर पे, जो मनुवादी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनके जरिए इस्तेमाल किया जा रहा है जी। और मुस्लिम तो नाम निहाद सेकुलर पार्टियों के पीछे उन्हें सेकुलर मानकर जो है वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। और देखा जाए ये सिलसिला 26 जनवरी 1950 के बाद, संविधान और लोकतंत्र के वजूद में आने के बाद, जिस तरह से भारत के मुसलमानों को संविधान और लोकतंत्र के बारे में समझदार बनना था और लोकतंत्र और संविधान में लिखे हक अधिकार के बारे में उन्हें जानना था और उसको आधार बनाकर आगे बढ़ना था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। चलो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए भारत के मुसलमानों को के अंदर खास तौर से लोकतंत्र और संविधान को लेकर बेदारी और समझदारी नहीं आई, और लोकतंत्र और संविधान में उन्हें जो अधिकार है उस बात का उन्हें इल्म नहीं है। इसकी वजह से उन्होंने लोकतंत्र और संविधान का बेनिफिट 75 सालों में नहीं उठाया, जितना उठाकर उन्हें आगे बढ़ना था इस डेमोक्रेटिकल कंट्री में। लेकिन दूसरा सवाल तो उन पॉलिटिकल पार्टियों से भी है हमारा, खास तौर से सीधे तौर पे 75 साल से जिन नाम निहाद सेकुलर पार्टियों की जड़ों में या जिन पॉलिटिकल पार्टियों की जड़ों में भारत का मुसलमान वोट दे रहा है, और लोकतंत्र में जो सबसे बड़ा अधिकार वोट का अधिकार है, उसको पावर देने का काम, उन पॉलिटिकल पार्टियों को हुकूमत में पहुंचाने का काम लगातार भारत का मुसलमान 75 साल से कर रहा है। उनमें सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस रही, जो 57 साल तक रूलिंग पार्टी रही जी। उसके बाद अलग अलग स्टेट की रीजनल पार्टियां रही, चाहे आरजेडी रही, जेडीयू रही, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, एनसीपी हो, टीडीपी हो, और चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो। इन्हीं पॉलिटिकल पार्टियों के पीछे इर्द गिर्द भारत का मुसलमान 75 साल से घूम रहा है, अब भी घूम रहा है। तो दूसरा सवाल इन पॉलिटिकल पार्टियों के जिम्मेदारों से है, हमारा सीधे सवाल है कि उन्होंने भारत के मुसलमानों को लोकतंत्र और संविधान का कितना फ़ायदा पहुंचाया। तो आज आंकड़े बताते हैं कि इन पॉलिटिकल पार्टियों ने, नाम निहाद सेकुलर पार्टियों ने भारत के मुसलमानों को भारत के जमहूरियत और दस्तूर का फ़ायदा कम, नुकसान
ज़्यादा पहुंचाया, और उसके दस्तावेजी सबूत मौजूद है। और खुद कांग्रेस के गवर्नमेंट में कई ऐसे कमीशन बनाए गए, आयोग बनाए गए, जिसमें आपको याद होगा शायद सन 1983 में गोपाल सिंह पैनल की रिपोर्ट आई, जिसने खुलासा किया कि भारत के मुसलमानों की हालात शासन प्रशासन में, नौकरियों में बेहद कहा जाए वीकर है, कमज़ोर है। जिस तरह से उनकी प्रतिनिधित्व होनी चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए, वो नहीं दिखाई देती है। फिर 2006 में जस्टिस राजिंदर सच्चर कमीशन की रिपोर्ट आई, उसने भी इस बात का खुलासा किया कि भारत के मुसलमानों की शासन प्रशासन में नौकरियों में महज 2.5% है। देश में मुसलमानों की आबादी आज तकरीबन 18% है, लेकिन 18% मुस्लिम आबादी वाला तबका आज 2.5% ही शासन प्रशासन की इकाइयों में है, जबकि ऐसा गुलाम भारत में नहीं था, 33% था। चलो इन सरकारों ने चलो 33 का 34 नहीं हुआ, ये बात समझ में आती है, लेकिन 33 का 32% भी नहीं होना चाहिए था कि अगर ये सरकारें मुसलमानों के शासन प्रशासन में, नौकरियों में भागीदारी को लेकर ईमानदार वफादार होते। फिर 2007 में रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट आई, उन्होंने भी कुछ इसी तरह का खुलासा किया और अपने आंकड़े अपने रिपोर्ट में दिए। फिर 2014 के ईयर के आसपास कुंडू कमीशन की रिपोर्ट आई, प्रोफेसर अमिताभ कुंडू के कमीशन की रिपोर्ट में भी इस बात का खुलासा हुआ। तो ये तमाम आंकड़े इस बात की दलील दे रहे हैं, सबूत दे रहे हैं, गवाही दे रहे हैं कि जिस तरह से भारत का मुसलमान जिन पॉलिटिकल पार्टियों के पीछे और उन पॉलिटिकल पार्टियों को लगातार ईमानदारी के साथ उनके साथ खड़ा रहा है, उसने गद्दारी नहीं की। लेकिन आज ये कहीं न कहीं कांग्रेस जैसी और तमाम सो कॉल्ड जो सेकुलर पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उन्होंने भारत के मुसलमानों के साथ गद्दारी की। और उन्होंने भारत के मुसलमानों के साथ सिर्फ गद्दारी नहीं की, बल्कि भारत की एक बड़ी आबादी ओबीसी SC ST है, उनके भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के साथ इन्होंने गद्दारी की। तो इसलिए आज के तारीख में मुसलमान ही वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल नहीं हो रहा है, बल्कि भारत का एक अक्सरियत का तबका ओबीसी SC ST भी आज अनजाने में लोकतंत्र और संविधान की असल ताकत और अहमियत पता ना होने की वजह से लगातार इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन कंटिन्यू इस पर जो है इन तबकात में आज लोकतंत्र और संविधान की समझ पैदा करने के लिए तमाम समाजी संगठन राष्ट्रीय स्तर पे काम कर रहे हैं, जिनमें राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा भी मुल्की सतह पे आज काम कर रहा है। और बामसेफ भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब पिछले 5 दशक से लगातार ओबीसी SC ST माइनॉरिटी के लोगों को उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को लेकर अवेयर करने का काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत की जो सबसे बड़ी आबादी ओबीसी है, उन पर लगातार 365 दिन अपनी नौकरी छोड़कर समाज को जगाने जोड़ने का काम कर रहे हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को समझाने का काम कर रहे हैं। तो आज भारत में एक ओबीसी SC ST माइनॉरिटी में इंटेलेक्चुअल्स का ग्रुप और इंटेलेक्चुअल्स के जरिए लीड किया जाने वाला ऑर्गेनाइजेशन देश में काम कर रहा है, जिसकी वजह से तेजी से अवेयरनेस बढ़ी है और लोग कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की आज बात करने लगे हैं, कॉस्ट सेंसर की बात कर रहे हैं। और मुसलमानों में भी अब रिप्रेजेंटेशन की आवाज़ उठ रही है कि हमारी शासन प्रशासन में, नौकरियों में नुमाइंदगी होनी चाहिए, और जो पॉलिटिकल पार्टियां हमें नुमाइंदगी देंगी तो हम उनका साथ देंगे, जो नहीं देंगे, हमारे मुद्दे और एजेंडे पे काम नहीं करेंगे तो हम उनका बायकॉट करेंगे। तो इस बात की समझ आज इन संगठनों के जरिए लगातार देखने को मिल रही है। अगर चांद भाई बात करें ईवीएम की, तो कई रिपोर्ट के अनुसार ईवीएम को बोला जाता है कि वो पारदर्शी नहीं है, लेकिन भारत में आज भी ईवीएम से चुनाव होते हैं। तो भारत की सरकार जो है वो ईवीएम बैलेट पेपर से क्यों नहीं चुनाव करती, क्यों डरती है वो बैलेट पेपर से? बैलेट पेपर से डरने के पीछे भारत में जो ग्रुप आज रूलर है और जिनकी बनाई गई पॉलिटिकल पार्टियां कांग्रेस BJP आज रूलिंग पार्टी हैं, उनकी तादाद 3.5% है जो उसकी बुनियाद रखने वाले लोग हैं।
तो लोकतंत्र में संख्या का सिद्धांत काम करता है, मेजॉरिटी रूल करती है। जिसके अकाउंट में नंबर्स ऑफ वोट होते वो रूलर होते, वो हुक्मरान होते। लेकिन विडंबना रही है इस देश में जो डेमोक्रेसी के अंदर, जमहूरियत के अंदर जिनकी तादाद ज़्यादा है, जिनके अकाउंट में नंबर्स ऑफ वोट ज़्यादा है, आज उनकी एक भी रिकॉग्नाइज नेशनल लेवल पे पॉलिटिकल पार्टियां नहीं है। जैसे ओबीसी की आज राष्ट्रीय स्तर पे एक भी राष्ट्रीय स्तर पे रिकॉग्नाइज ओबीसी की, पिछड़ों की पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। और यही स्थिति आज जो है शेड्यूल कास्ट की भी बात करें, आज है एक पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन आज उसका उस लेवल पे प्रभाव नहीं रहा भारत की राजनीति में। और बाकी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां आज रिकॉग्नाइज हैं नेशनल लेवल पे हैं, वो 3.5% मनुवादियों की है या तो इनका टूल्स बनकर काम करने वाले लोगों की है। तो इस देश में रियल अपोजिशन डेमोक्रेसी के अंदर कभी पैदा ही नहीं हुआ। पार्लियामेंट के अंदर जो प्रेशर ग्रुप होना चाहिए, डेमोक्रेसी का एक सिद्धांत है कि किसी भी डेमोक्रेटिकल कंट्री में एक मजबूत दबाव समूह का, प्रेशर ग्रुप का होना जरूरी होता है, क्योंकि सत्ता में बैठे हुए लोगों को एक मजबूत दबाव समूह या मजबूत प्रेशर ग्रुप होता है तो वो कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है कि वो अपने खासतौर से संविधान के उन तमाम बुनियादी सिद्धांतों से भटके ना। लेकिन आज अनियंत्रित तौर पे कांग्रेस, बीजेपी जैसी पॉलिटिकल पार्टियां आज संविधान को दरकिनार करके लगातार काम कर रही है। और आज उसके नतीजे सामने हैं कि जिस संविधान का निर्माण डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस मकसद के लिए किया कि भारत में सोशल जस्टिस कायम हो, सभी को फ्रीडम हो, सभी को इक्वलिटी हो, सभी को लिबर्टी हो, सभी में फेटर्निटी हो, उसको आज संविधान के प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बुनियादी बातों को लगातार इस देश में ब्राह्मणवादी पार्टियां नज़रअंदाज करके काम कर रही हैं। और शायद यही वजह रहा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के अंदर 395 आर्टिकल, 12 अनुसूचियाँ और 22 अध्याय लिखे। प्रत्येक आर्टिकल, प्रत्येक सेंटेंस, प्रत्येक वर्ड इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी माइनॉरिटी के फेवर में उन्होंने लिखे, उन्हें अधिकार देने के लिए लिखे। लेकिन कांग्रेस, बीजेपी जैसी पॉलिटिकल पार्टियां ही रूलिंग पार्टी रही 75 सालों से। उन्होंने उसी संविधान के अंदर 400 से अधिक अमेंडमेंट किए, संशोधन किए। सवाल खड़ा होता है ओबीसी, एससी, एसटी माइनॉरिटी के जो इंटेलेक्चुअल है, स्कॉलर्स है, क्या इन संशोधनों से ओबीसी, एससी, एसटी माइनॉरिटी के अधिकार बढ़े? तो आंकड़े बताते हैं, आज वर्तमान में परिस्थितियां बताती हैं कि इन संशोधनों और तब्दीलियों से उनके अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार खास तौर से बढ़े नहीं, बल्कि जो है खत्म कर दिए गए। और जिनको डायरेक्ट नहीं खत्म कर सकते थे उसके लिए नए अल्टरनेट उन्होंने खासतौर से रिप्रेजेंटेशन, रिजर्वेशन को खत्म करने के लिए, उसे प्रभावहीन, प्रभाव शून्य करने के लिए इस देश में एलपीजी जैसे कानून लाए गए, एफडीआई जैसे कानून लाए गए और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP जैसे कानून लाए गए। और आज उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में जहां बीजेपी शासित राज्य है, वहाँ तेजी से स्कूलों की मर्जिंग का काम चल रहा है। और इस देश में आज अगर देखा जाए, सेना में, रक्षा सेवाओं में जो टोटली भारत सरकार का हिस्सा होना चाहिए था, भारत सरकार के और राज्य सरकार के नियंत्रण और निर्देशन में जो है रक्षा डिपार्टमेंट को काम करना चाहिए था, लेकिन आज बीजेपी की सरकार ने 51% शेयर रक्षा डिपार्टमेंट का, रक्षा विभागों का भी बेच दिया। तो आज देश की सुरक्षा में भी सेधमारनी करने का और निजीकरण से देश की सुरक्षा को भी, देश की एकता और अखंडता को भी खतरा पहुंच रहा है। जिस तरह से आज अलग अलग डिपार्टमेंट और विभागों को और सरकारी कंपनियों को सिर्फ बेचने का काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि देश की रक्षा विभाग का भी उन्होंने शेयर्स बेचने का काम किया। तमाम ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां जो भारत सरकार के नियंत्रण और निर्देशन में संचालित की जाती थी और उसमें जितने भी ऑर्डिनेंस या आयुध, हथियार बनाए जाते थे वो देश की सुरक्षा के लिए, आज वो प्राइवेट पोजीशन में जा रही हैं। तो कितना उसका मिसयूज हो सकता है, इसका अंदाज़ा आज शायद देश के लोगों को नहीं है। अगर अंदाज़ा होता तो इस पर एक बड़ी आवाज़, एक बड़ा आंदोलन उठता। आपको नहीं लगता कि ये लोकतंत्र की हत्या है? आज जो आपने सवाल किया कि लोकतंत्र की हत्या की नींव तो इस देश में मिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही डाल दी थी, जो बिना चुनाव हुए भारत सरकार का, भारत का अंतरिम प्रधानमंत्री हुआ।
और जिसने भारत के पार्लियामेंट के अंदर एकाधिकार अपने जाति का स्थापित करने का काम किया और शासन प्रशासन की इकाइयों पे भी वर्चस्व कायम करने का काम किया, तो इस देश में लोकतंत्र की हत्या उस समय मिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही कर दी थी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के समय में ही। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो 20 मई 1956 को लोकतंत्र के संदर्भ में, भारतीय लोकतंत्र के परिप्रेक्ष्य में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लंदन के यूरोप में एक सम्मेलन में गए, जहां तमाम दुनिया में लोकतंत्र की बुनियाद अलग अलग देशों में डालने वाले जो विद्वान थे, जो संघर्ष करने वाले लोग थे, उनका सम्मेलन हुआ। उसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जब बात रखने का मौका मिला तो उन्होंने भारत के लोकतंत्र के परिप्रेक्ष्य में यह बात रखते हुए कहा कि भारत में मिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू लोकतंत्र की आड़ में ब्राह्मण तंत्र स्थापित कर रहे हैं। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे विद्वान 20 मई 1956 को मिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू किस तरह से लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग, जनसंघ पॉलिटिकल पार्टी थी, किस तरह से ये लोग पहल कर रही थी, लोकतंत्र के का लगभग गला घोट चुके थे। तो अगर ये ऐसा नहीं किए होते तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का स्टेटमेंट 20 मई 1956 को नहीं आता। और आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इस देश में जो एडल्ट फ्रेंचाइजी का अधिकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1932 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में संघर्ष किया और मुस्लिम लोगों का साथ मिला, जिसकी वजह से सभी लोगों को वोट देने का अधिकार मिला भारत में। आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ने उसी तरह उसको पूरी तरह से प्रभाव शून्य कर दिया, जीरो कर दिया, प्रभावहीन कर दिया भारत के लोकतंत्र में वोट के अधिकार को। तो इसलिए लोकतंत्र में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जगह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया के जितने विकसित देश हैं आज वो ईवीएम इस्तेमाल करके पाबंदी लगा चुके हैं, और कुछ देशों ने तो अपने यहाँ ईवीएम इस्तेमाल ही नहीं किया। आज दुनिया के 11 देश हैं जहाँ ईवीएम इस्तेमाल होता है, जिसमें 7 देशों में आंशिक तौर पे एज अ ट्रायल इस्तेमाल किया जा रहा है, पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। लेकिन भारत सहित 4 देश ऐसे हैं जहाँ पूरे लोग चुनाव की प्रक्रिया में ईवीएम इस्तेमाल होता है। और आज एडीआर की रिपोर्ट है कि जब चुनाव संपन्न हो जाते हैं किसी लोकसभा का और किसी चरण का, तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी उसका डाटा पब्लिश करता है कि कुल कितने नंबर्स आप वोट पड़े, कितने % वोट पड़े, कितने महिला कितने पुरुष ने वोट डाले। और काउंटिंग के समय पड़े हुए वोटों और डाटा जो खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर करता है, काउंटिंग के समय में वो आंकड़े मिसमैच हो रहे हैं, जिससे ये साबित होता है कि इस देश में खासतौर से एक वर्ग, एक तबका लोकतंत्र की जो कल से सदियों से गला घोट चुका है, और आज लगातार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इस देश की बहुसंख्य ओबीसी, SC, ST माइनॉरिटी को के लोकतंत्र के बुनियादी हक अधिकार का गला घोटने का काम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए किया जा रहा है, और इसको समाप्त किया जाना चाहिए। और इस पर व्यापक आंदोलन जो चल रहा है वाम से भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब के द्वारा, उसमें तमाम देश भर के मुस्लिम साथी भी इस बात की समझ रहे हैं, उनमें बेदारी आई है, और बड़े पैमाने पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बैन किया जाए, बैलेट पेपर से चुनाव किया जाए, ऐसी आवाज़ देश भर में उठ रही है। और आने वाले समय में इस पर एक बड़ा आंदोलन होगा। एक बड़ा आंदोलन 31 जनवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पे हुआ, देखने को मिला, तिल भर जगह नहीं मिली। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ इतना बड़ा भारत के इतिहास में अब तक का प्रोटेस्ट हुआ जो वाम से भारत मुक्ति मोर्चा के नेतृत्वकर्ता वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में हुआ। तो आने वाले समय में अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत में फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से चुनाव की प्रक्रिया अपनाने की पद्धति पे अगर नहीं जाएगा, तो ऐसा सिर्फ दिल्ली के जंतर मंतर पे नहीं होगा, जनसैलाब नहीं उमड़ेगा, बल्कि भारत के हर मोहल्ले, हर गली, हर गांव और हर ज़िले में, और देश के हर राजधानी में, प्रदेश के हर राजधानी में ऐसे लाखों करोड़ों लोग उतरेंगे और इस देश की लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करेंगे। चांद भाई, आपने बेहद अपना कीमती समय आज MNTV को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।